अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने भगवत रत्नालु के पद्यालु पढ़े थे और समझे थे एंड नेक्स्ट वीडियो में हमने उसके भावालु यानी कि एक्सप्लेनेशंस को समझा था। आज की इस वीडियो में हम उसके टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस को स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज में समझेंगे। मैं हर क्वेश्चन को पहले तेलुगु में पढ़ूंगी, फिर उसका इजी वे में ट्रांसलेट करके आपको एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद एग्जाम में किस तरह आंसर लिखना है वो भी सिंपल तरीके से समझाऊंगी। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो अब हम इस रीडिंग कंप्रेंशन यानी धारलंगा चदवड़म अर्थम చేసుకోవడం को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एक अच्छा दोस्त कैसा होता है। चलिए हम रीड करते हैं। మిత్రుడు చెడు పనులు చేయకుండా చూస్తాడు, మంచి పనులను చేయడాన్ని ప్రోత్సహిస్తాడు, సద్గుణాలను పెంపొందిస్తాడు, ఆపదలో ఉన్నవాళ్లను ఆదుకుంటాడు, వాళ్లకు సహాయం చేస్తాడు, ఇలాంటి ఉత్తమ లక్షణాలు కలిగిన వాడే ఉత్తమ మిత్రుడు అని భావించాలి। तो इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि अच्छा दोस्त कभी भी बुरे काम करने के लिए नहीं कहता, बल्कि अच्छे काम करने के लिए हमेशा हौसला बढ़ाता है। वो इंसान के अंदर अच्छी आदतें और अच्छे गुण पैदा करता है। अगर कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करता है और ऐसे गुण जिस दोस्त में होते हैं उसे ही असली और अच्छा दोस्त कहा जाता है। अब चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कुछ वाक्यालु दिए गए हैं। तो हमें ये जो सेंटेंसेस है पढ़ना है, रीड करना है और ये करेक्ट है या रॉन्ग हमें समझना है और जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है हमें उस पर राइट टिक लगाना है। तो पहला स्टेटमेंट है आपदलो उन्न वाళ్లను మిత్రుడు ఆదుకోవాలి, यानी कि मुसीबत में जो लोग होते हैं उनकी दोस्त को मदद करनी चाहिए। तो पैराग्राफ में भी यही लिखा है, अच्छे दोस्त मुसीबत में लोगों की मदद करते हैं, इसीलिए ये जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब दूसरे स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళను మిత్రుడు అనగదొక్కాలి। तो दूसरा स्टेटमेंट है कि दोस्त मुसीबत में लोगों को दबाता है या परेशान करता है। तो पैराग्राफ में ऐसा बिल्कुल भी लिखा नहीं है, इसीलिए ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। उसके बाद नेक्स्ट वन है మిత్రుడు చెడు పనులను ప్రోత్సహిస్తాడు। तो दूसरा स्टेटमेंट है कि दोस्त बुरे गुणों को बढ़ाता है। तो ये पैराग्राफ के खिलाफ है, इसीलिए जो दूसरा सेंटेंस है वो गलत है। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। మిత్రుడు మంచి పనులు చేయడాన్ని ప్రోత్సహిస్తాడు। तो ये पैराग्राफ के हिसाब से बिल्कुल सही है, इसीलिए दूसरा सेंटेंस सही है। अब बढ़ते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ। మిత్రుడు సద్గుణాలను పెంపొందిస్తాడు। तो यहाँ पे है कि दोस्त अच्छे गुणों को बढ़ाता है। तो पैराग्राफ में भी यही लिखा है, इसीलिए पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। మిత్రుడు దుర్గుణాలను పెంపొందిస్తాడు, यानी कि दोस्त बुरे गुणों को बढ़ाता है। तो ये पैराग्राफ के खिलाफ है, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। పై పేర ఉత్తమ మిత్రుని లక్షణాలను చెబుతుంది, यानी कि ये पैराग्राफ एक उत्तम मित्र यानी कि अच्छे दोस्त के गुण बताता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट जो है सही है। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है పై పేర ఉత్తమ మిత్రుని లక్షణాలు చెప్పడం లేదు, यानी कि ये पैराग्राफ अच्छे दोस्त के गुण नहीं बताता। तो ये बिल्कुल भी गलत है, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है। अब नेक्स्ट टेक्सचुअल एक्सरसाइज जो है, यहाँ पर 4 लाइंस दिए गए हैं। ये एक पद्यम है, तो इसे यहाँ पर मिक्स करके दिया गया है, ठीक है। हमें इसे करेक्ट फॉर्म में लिखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बिट की तरफ। व्यक्तिकरण सृजनात्मकता। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, हमें यहाँ पर आंसर्स लिखना है। तो मैं आपको इसके आंसर्स इसी वे में कैसे लिखना है आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं और हर एक का जवाब हमें 5 सेंटेंसेस में लिखना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन इस तरह से है, చదువుగవలెను జనులకు అని పద్యంలో ఉంది కదా, అంటే మీకేమి అర్థమైంది రాయండి। यानी कि यहाँ पर చదువుగవలెను జనులకు
यहाँ पर पद्य में है तो हमें इसका मतलब पूछा जा रहा है कि इससे हमें क्या समझ आया, हमें यहाँ पर लिखना है। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से होगा, प्रति मनीषी तप्पकुंडा चदवुकोवाली, यानी कि सब लोग डेफिनेटली पढ़ाई करना है। चदुवु वल्ल मंची चेडु तेलुसुकुंटाम, यानी कि पढ़ाई करने से हमें अच्छे और बुरे की पहचान होती है। ज्ञानम पेरुगुतुंदी, यानी कि हमारी नॉलेज बढ़ती है। मंची अलवटलु वस्ताई, यानी कि अच्छी आदतें होती है। अंदुके अंदरु चदुवुकोवाली, इसीलिए सबको पढ़ाई करना जरूरी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अतिथुలకు పెట్టని ధనవంతులు దరిద్రులతో సమానమే ఎందుకు। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जो अमीर लोग मेहमानों को खाना नहीं खिलाते उन्हें गरीबों के बराबर क्यों कहा गया है। तो इसका सिंपल आंसर कुछ इस तरह से होगा, ధనవంతులైన అతిథులకు భోజనం పెట్టకపోతే మంచిది కాదు, यानी कि अगर किसी के पास बहुत पैसा हो लेकिन वो मेहमान की इज्जत ना करे और उन्हें खाना ना खिलाए तो वो असली अमीर नहीं होते। అతిథులను గౌరవించాలి, यानी कि मेहमानों की इज्जत करना चाहिए। మన దగ్గర ఉన్నంతలో వారికి ఇవ్వాలి, यानी कि हमारे पास जितना है उसमें से ही हमें उन्हें देना चाहिए, खिलाना चाहिए। అలా చేయని వారు నిజమైన ధనవంతులు కాదు, यानी कि वैसा नहीं करने वाले, मेहमानों की इज्जत नहीं करने वाले, मेहमानों को खाना नहीं खिलाने वाले, वो लोग असल में अमीर लोग नहीं हैं। అందుకే వారు దరిద్రులతో సమానం, इसीलिए ऐसे लोग गरीबों के बराबर माने जाते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, శాశ్వత కీర్తి అంటే ఏమిటి, ఇందుకోసం ఏం చేయాలి। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है शाश्वत कीर्ति का मतलब क्या है और इसे पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से होगा, శాశ్వత కీర్తి అంటే ఎప్పటికీ మంచి పేరు రావడం, यानी कि శాశ్వత కీర్తి का मतलब है हमेशा के लिए अच्छा नाम मिलना। మంచి పనులు చేయాలి, यानी कि हमेशा अच्छे काम करना चाहिए। అతిథులను గౌరవించాలి, यानी कि मेहमानों की इज्जत करनी चाहिए। ఇతరులకు సహాయం చేయాలి, यानी कि सबकी मदद करनी चाहिए। అప్పుడు శాశ్వత కీర్తి వస్తుంది, तो हमें हमेशा के लिए अच्छा नाम मिलता है, इसी को శాశ్వత కీర్తి कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, పరహితం అంటే ఏమిటి, ఇందుకోసం ఏమేం పనులు చేయవచ్చు। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है परहितम का क्या मतलब है, इसके लिए हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से होगा, परहितम అంటే ఇతరులకు మేలు చేయడం, यानी कि परहितम का मतलब है दूसरों की हेल्प करना। పేదవారికి సహాయం చేయాలి, यानी कि गरीबों की मदद करनी चाहिए। అతిథులను గౌరవించాలి, यानी कि मेहमानों की इज्जत करनी चाहिए। అవసరంలో ఉన్న వారికి తోడుగా ఉండాలి, यानी कि जरूरतमंद लोगों का साथ देना चाहिए। మంచి పనులు చేస్తే పరహితం చేసినట్లే, यानी कि जो इंसान दूसरों की भलाई करता है, हेल्प करता है, वही परहितम करता है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स और उसका एक्सप्लेनेशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बिट की तरफ। नेक्स्ट बिट है, కింది ప్రశ్నకు 10 వాక్యాల్లో జవాబు రాయండి, यानी कि नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर हमें 10 सेंटेंसेस में लिखना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, శ్రేష్ఠులైన గురువులని ఎవరిని అంటారు, ఇలాంటి వారి వద్దనే ఎందుకు చదువుకోవాలి, यानी कि श्रेष्ठ गुरुవు किसे कहते हैं और हमें ऐसे गुरु के पास ही पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा, శ్రేష్ఠులైన గురువులు అంటే మంచి ఉపాధ్యాయులు, यानी कि श्रेष्ठ गुरु वो होते हैं जो अच्छे शिक्षक होते हैं, यानी कि अच्छे टीचर होते हैं। వారు విద్యార్థులకు మంచి విషయాలు నేర్పుతారు, यानी कि वो जो होते हैं स्टूडेंट्स को अच्छी बातें और अच्छा ज्ञान सिखाते हैं, यानी कि अच्छी नॉलेज देते हैं। చదువును సులభంగా అర్థమయ్యేలా చెబుతారు, यानी कि पढ़ाई को आसान तरीके से समझाते हैं। మంచి అలవాట్లు కూడా నేర్పుతారు, यानी कि अच्छी आदतें भी सिखाते हैं। మంచి చెడు గురించి తెలియజేస్తారు, यानी कि अच्छे और बुरे का फर्क बताते हैं। సందేహాలను ఓపికగా నివృత్తి చేస్తారు, यानी कि स्टूडेंट्स के सवालों का धैर्य से जवाब देते हैं और उनके डाउट्स क्लियर करते हैं। విద్యార్థులను మంచి మార్గంలో నడిపిస్తారు, यानी कि वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं। వారి వల్ల జ్ఞానం పెరుగుతుంది,
यानी कि उनकी वजह से ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है और अच्छा फ्यूचर बनता है। मंची भविष्यतु ఏర్పడుతుంది यानी कि अच्छा फ्यूचर बनता है। అందుకే శ్రేష్ఠులైన గురువుల వద్దనే చదువుకోవాలి यानी कि इसीलिए हमें हमेशा श्रेष्ठ गुरु के पास से ही पढ़ाई करनी चाहिए। तो चलिए अब हम हमारे अगले बिट की तरफ बढ़ते हैं। इस बिट में हमें अपने दोस्त को एक लेखा यानी कि एक लेटर लिखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और एग्जाम में इस लेटर को सही फॉर्मेट में कैसे लिखना है। చదువు ప్రాధాన్యాన్ని తెలుపుతూ మిత్రునికి లేఖ రాయండి। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें अपने दोस्त को पढ़ाई की अहमियत बताते हुए एक लेटर लिखना है। तो ये एक लेटर है, इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम में इसी फॉर्मेट में लिखना है। सो स्टूडेंट्स अब हम भाषांशालू यानी कि लैंग्वेज पार्ट शुरू करते हैं। इसमें हमें प्रकृति और विकृति पदालू को मैच करना है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रकृति और विकृति क्या है। सो स्टूडेंट्स प्रकृति मतलब असल या ओरिजिनल वर्ड और विकृति मतलब उसी वर्ड का बदला हुआ या मतलब नॉर्मली हम डेली लाइफ में जैसे बोलते हैं वैसा इस्तेमाल होना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है आर्या, तो इसका विकृति वर्ड होगा अय्या। एंड नेक्स्ट है धर्मम, इसका विकृति वर्ड होगा धम्मम। कृति, इसका विकृति वर्ड होगा कीर्ति। सो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी था, बस प्रकृति को उसकी विकृति वर्ड से मैच करना था। सो स्टूडेंट्स हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें दिए गए वर्ड्स के मीनिंग्स लिखना है और वर्ड्स को यूज करके अपने सेंटेंसेस भी बनाना है। मैं हर वर्ड का मीनिंग आपको समझाऊंगी और फिर तेलुगु में आंसर और सेंटेंस बताऊंगी, इसीलिए आप इजीली समझकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला वर्ड है चतुरता, उसका मीनिंग है नेर्पु తెలివి। उसका సొంత वाक्यम है చతురతతో కష్టమైన పనిని కూడా సులభంగా చేయవచ్చు। तो पहला वर्ड है चतुरता। चतुरता का मतलब है होशियारी या समझदारी, यानी किसी काम को अकल और समझदारी से करना, इसीलिए इसका मीनिंग है నేర్పు తెలివి और सेंटेंस है చతురతతో కష్టమైన పనిని కూడా సులభంగా చేయవచ్చు। नेक्स्ट वर्ड है लेमी, उसका अर्थम है లేకపోవడం కొరత। సొంత వాక్యం డబ్బు లేమి వల్ల అతను చదువుకో లేకపోయాడు। तो दूसरा वर्ड है लेमी। लेमी का मतलब है किसी चीज का ना होना या कमी होना और इसका मीनिंग है లేకపోవడం కొరత और इसका सेंटेंस है డబ్బు లేమి వల్ల అతను చదువుకో లేకపోయాడు। एंड नेक्स्ट वर्ड इज పరహితము और उसका मीनिंग है ఇతరులకు మేలు చేయడం। సొంత వాక్యం పరహితము చేయడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత। तो तीसरा वर्ड है पराहितमु। पराहितमु का मतलब है दूसरों का भला करना या दूसरों की हेल्प करना, इसका मतलब है ఇతరులకు మేలు చేయడం और सेंटेंस है పరహితము చేయడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత। एंड नेक्स्ट वर्ड है సతతము और उसकी मीनिंग है ఎల్లప్పుడూ నిరంతరం। సొంత వాక్యం విద్యార్థులు సతతము చదువుతూ ఉండాలి। तो चौथा वर्ड है सततमु। सततमु का मतलब है हमेशा या लगातार और इसकी मीनिंग है ఎల్లప్పుడూ నిరంతరం और सेंटेंस है विद्यार्थुलु सततमु చదువుతూ ఉండాలి। सो स्टूडेंट्स ये चारों वर्ड्स का मीनिंग और उनके ओन सेंटेंसेस हमने इजी वे में समझ लिए। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए या वीडियो का स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। तो चलिए अब हम अगले बिट यानी व्याकरणम शालू की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और हर सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो वर्ड किस भाषा भागम से बिलोंग करता है और ब्रैकेट में उसका नाम लिखना है। चलिए एक एक सेंटेंस को बहुत इजी वे में समझते हैं। पहला सेंटेंस है प्रहलादुडु तंड्रिकी नमस्करिंचाडु। तो पहले सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड है प्रहलादुडु। तो प्रहलादुडु एक पर्सन का नाम है, तो किसी पर्सन, प्लेस या कोई एनिमल का नाम बताने वाला जो वर्ड है उसको नाउन यानी तेलुगु में नामवाचकम कहते हैं, इसीलिए आंसर है नामवाचकम। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है ఉన్నంతలో అతిథులకు లేదనకుండా పెట్టాలి। तो दूसरे सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड है पेट्टाली। पेट्टाली एक काम को बताता है, काम या एक्शन को बताने वाले वर्ड को क्रिया कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर है क्रिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है नाकु దేవుడే దిక్కు। तीसरे सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड है नाकु।
ना को यहाँ किसी व्यक्ति यानी कि पर्सन के नाम की जगह यूज हुआ है। नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले वर्ड को सर्वनामम कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा सर्वनामम। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है सलीम चक्कगा राशाड़ू। तो चौथे सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड है चक्कगा। तो यहाँ चक्कगा बताता है कि सलीम ने कैसे लिखा। तो जो वर्ड किसी काम के होने का तरीका या फिर उसकी स्पेशलिटी बताए उसे विशेषणम कहते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा विशेषणम। सो स्टूडेंट्स, अब हम व्याकरणम शालू के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ विभक्ति प्रत्यायालु दिए गए हैं और नीचे सेंटेंसेस में ब्लैंक्स दिए गए हैं। हमें सेंटेंस का मीनिंग समझकर ब्लैंक्स में सही विभक्ति प्रत्यायम लगाना है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है रवि डैश आड़कोड़ानी की रही बच्चाड़ू। तो पहले सेंटेंस में रवि के लिए का मीनिंग आ रहा है, के लिए के मीनिंग में यहाँ कोराकू आएगा, इसीलिए आंसर है कोराकू। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है आमिना पुस्तकालनु नुंची डैश पेट्टिंदी। दूसरे सेंटेंस में किताबों को बैग के अंदर रखा गया, के अंदर या मैं के मीनिंग में लो आता है, इसीलिए आंसर है लो। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है रानी रजिया डैश पेद्ददी। तीसरे सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है, यानी किसी से ज्यादा या बड़ा बताया जा रहा है। ऐसे कंपैरिजन के लिए कंटे यूज होता है, इसीलिए आंसर है कंटे। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है भगवतम पोतना डैश राया बड़िंदी। तो चौथे सेंटेंस में बताया गया है कि भगवतम पोतना के द्वारा लिखा गया है, के द्वारा के मीनिंग में चे यूज होता है, इसीलिए आंसर है चे। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने इस लेसन की पूरी टेक्सचुअल एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। रीडिंग कंप्रेशन से लेके क्वेश्चन आंसर्स, लेटर राइटिंग, पदालू के मीनिंग और सेंटेंसेस, भाषा भागम और विभक्ति प्रत्यायालु सब कुछ हमने इजी वे में समझ लिया। अब आप इस वीडियो को एक बार जरूर रिवाइज कर लेना और इम्पोर्टेंट आंसर्स को भी अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अगर कोई आंसर या क्वेश्चन समझने में मुश्किल हो तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हयात एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।